तो कल के लेक्चर में हमने प्रश्नावली 4.3 को सोल्व किया था और आज के लेक्चर में प्रश्नावली 4.4 को सोल्व करेंगे। बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है और इसके अंदर कोई ज़्यादा नया कंसेप्ट नहीं है, जैसे आपने पहले पढ़ा था वैसे ही चीज़ें, ठीक है। बस थोड़ा सा एक छोटा फॉर्मूला यूज़ होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। तो मैं डायरेक्टली अपना क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ जो है आप बेसिक पढ़ लेंगे, ठीक है। कॉपी पे निकाल लो फिर और लिखना स्टार्ट करो। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रखा है, कह रखा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। अब यहाँ पे मूलों की प्रकृति का क्या मतलब है भाई? मूलों की प्रकृति का मतलब ये है कि आपने इनके आंसर चेक करने हैं, मतलब बिना आंसर निकाले आपने पता करना है कि इसका आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा। मूलों की प्रकृति का सिंपल सा मतलब ये है कि आपने पता करना है कि इसका आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा तो किस टाइप का निकलेगा, मतलब 0 निकलेगा, ठीक है, या फिर कुछ और निकलेगा, ये आपने पता करना है। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे संभव है? संभव है, एक तरीका है जिसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा। बताएंगे, पहले इतना पढ़ लो। कह दिया कि यदि मूलों का अस्तित्व हो, अगर इसके आंसर निकलते हों तो उन्हें ज्ञात भी करना है। अब कैसे करेंगे? तो जैसे हम पहले करते हैं ना वैसे ही करते हैं, है ना। उससे आपका एक छोटा सा फॉर्मूला बनेगा, उसका फिर हम इसमें यूज़ कर लेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0, इसको आपने सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के 3 तरीके हैं। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे द्विघाती सूत्र लगा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि बाकी सूत्र मान लो यहाँ पे गुणनखंड विधि लगाई तो यहाँ पे लगेगी नहीं ना। आप खुद सोचो, ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका जोड़ -3 हो और गुणा करने पर 10 आते हो। जिनका जोड़ तो -3 हो और गुणा करने पर 10 आता हो, नहीं हो सकता। अब कह दें सर 5 और 2 होगा, 5 में से 2 घटाओ, 2 में से 5 घटाओगे, चलो मान लिया 2 में से 5 घटाओगे तो -3 आ गया, अच्छी बात है। लेकिन 2 और -5 के गुणा करोगे तो माइनस का 10 आएगा, 10 नहीं आएगा। तो गुणनखंड विधि से इसको करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे द्विघाती सूत्र लगाते हैं। तो द्विघाती सूत्र लगाएं तो a कितना हो गया 2, b कितना हो गया -3, c कितना हो गया 5, ऐसे लगाते थे। फिर अपन डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते थे, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बाय 2a, यही करते थे। थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला लगता था अपने को। तो x बराबर माइनस b की वैल्यू -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9, डायरेक्टली कर दिया मैंने, -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5 बाय में 2 × 2, a की वैल्यू 2, हमने क्या किया, वैल्यू रख दी, है ना। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 9 का 9 रहेगा, 4 दूनी 8, 8 पंजा 40 बटे में 2 दूनी 4। तो बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन, है ना, ऐसे करते थे। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 31। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जोड़ लगाया ना, माइनस का 31। और एक बात बताई थी आपको कि यार जब रूट के अंदर माइनस का निशान आ जाता है तो हम ये कहते हैं कि यार उसका कोई आंसर नहीं निकलेगा, है ना, या फिर आप कह लो कि उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ऐसा हम कहते हैं। आंसर नहीं होगा या फिर वास्तविक मूल नहीं होगा, बात सेम है, ठीक है। तो हम ऐसा कह देते थे कि यार इसका आंसर नहीं निकलता, बात समझ में आ गई, इसका आंसर नहीं निकलता। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि तुमने इतना सब कुछ लिखा, इतनी मेहनत करी, इतना दिमाग लगाया, इतना तुमने पेन घिसाया और उसके बाद पता चल रहा है कि यार इसका आंसर नहीं निकलेगा, तो ये तो गलत बात होगी ना। हम इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही क्या थी फिर? अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे पहले ही पता चल जाए कि इसका आंसर नहीं निकलेगा तो बढ़िया चीज़ है, हमारा पेन भी कम यूज़ होगा, दिमाग भी कम यूज़ होगा, है ना। तो इसके लिए मैथमेटिशियंस ने क्या कहा कि यार तुम इतना तरीका मत करो, पहले इतना मत निकालो, पहले चेक कर लो कि आंसर निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। उसके लिए तुम क्या करो, तुम पहले b² - 4ac निकाल लो, है ना। अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीज़न पता चल गया भैया। अगर ये नेगेटिव आ गया, मान लो इसको हमने जब सोल्व किया तो -31 आ गया था, तो हमें पता था यार -31 का रूट तो नहीं होता, है ना। तो हमें पहले ही पता चल जाएगा ना, अगर मैं पहले ही b² - 4ac निकाल लूँगा, अगर ये पहले ही मुझे -31 मिल जाएगा तो मुझे पता है यार इसका बाद में रूट होना है,
अब रूट आना है तो उसका आंसर निकलेगा नहीं। तो एक रूल बना दिया कि यार बी स्क्वायर माइनस 4ac जब नेगेटिव होता है तो उसका आंसर नहीं होता। रूल भी क्या है हमें पता ही चल रहा है जनरली कि भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव होगा तो इसका आंसर नहीं निकलना है बाद में, है ना। तो हमने क्या देखा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव होता है तो उसका आंसर नहीं होता। अगर ये पॉजिटिव होता है, इसको लिख लेना, ये फॉर्मूले आपके बस, मैं आपको कह रहा था ना एक फॉर्मूला बनेगा, ये वो फॉर्मूला है वो। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आता है, मान लो -31 नहीं आया, 31 आ गया मान लेते हैं, है ना, तो इसके दो अलग अलग आंसर निकलेंगे। आप देख लो, अगर ये मान ले +31 आ जाता तो एक तो आंसर होता 3 + √31/4, है ना, और एक क्या आंसर होता 3 - √31/4। यानी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आ जाता है तो इसके आंसर निकलते हैं डिफरेंट। इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको, डिफरेंट, अलग अलग आंसर निकलते हैं, ये अलग है ये अलग है। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाए, क्या आ जाए 0 आ जाए, तो जो उसके आंसर आएंगे ना वो सेम आएंगे। क्यों आएंगे भाई, क्या रीज़न है, रीज़न बताते हैं एक बार। मान लो अगर ये 0 आ जाता, मान लेते हैं, तो इसका आंसर क्या होता, एक बार तो आपको √0 जोड़ना पड़ता, √0 मतलब 0 जोड़ना पड़ता, और एक बार आपको 0 घटाना पड़ता, यही चीज़ होती। अब 0 जोड़ो या घटाओ आंसर में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये फिर भी 3/4 रहता, ये भी 3/4 रहता, है ना। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने यहाँ से सीखा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव आता है तो आंसर निकलता ही नहीं है, देख भी लिया। अगर पॉजिटिव आता है तो इसके दो आंसर निकलते हैं, ये भी हमने देख लिया। अगर 0 आता है तो इसका आंसर सेम निकलते हैं, ये भी हमने देख लिया, सेम ही आंसर निकले हैं, दो आंसर निकले लेकिन इक्वल थे, बराबर थे मतलब, है ना। तो इसी से हमारा फॉर्मूला बन गया, जो मैं आपको कह रहा था कि एक फॉर्मूला बनेगा वो यही फॉर्मूला है। अब मैं आपको लिखवा देता हूँ पहले फॉर्मूला, उसके बाद फिर आप इसको समझ लेंगे, ठीक है। आप लिख लीजिए, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये ऋणात्मक आए, क्या आए, ऋणात्मक, ऋणात्मक कह लो या फिर 0 से कम कह लो, बात सेम है भाई। कई बार अपनी बुक जो है उसमें भी लिखा हुआ है, अगर ये 0 से कम आए तो इसका आंसर नहीं निकलता, ठीक है। यानी अगर हिंदी में बात करें तो इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होते, वास्तविक मूल नहीं होते। अभी मैं इसका यूज़ भी सिखाऊंगा, लेकिन पहले लिख लो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आए, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा आए, या फिर आप कह लो धनात्मक आए, पॉजिटिव कहो, धनात्मक कहो, या फिर कहो 0 से बड़ा आए, तब इसके वास्तविक मूल होंगे लेकिन अलग अलग, अलग अलग वास्तविक मूल होते हैं। अब वास्तविक का क्या मतलब है ये भी समझेंगे, लेकिन पहले लिखो भाई, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आता है तो इसका मतलब ये है कि बराबर बराबर वास्तविक मूल होंगे, बराबर बराबर क्या होंगे, वास्तविक मूल। ये हमारा फॉर्मूला है। मैंने कहा ना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आया तो आंसर नहीं निकलेगा, पॉजिटिव आया तो अलग अलग आंसर निकलेगा, अगर 0 आया तो बराबर बराबर आंसर निकलेगा, है ना। आपने पता भी चल गया भाई क्यों ऐसा होता है, ठीक है। अब हम इसका यूज़ करके पहले ही पता कर लेंगे कि यार इसका आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो अपने को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंपल कहेंगे भैया इसका आंसर तो निकलेगा नहीं, तो क्यों इतना बड़ा फॉर्मूला लिखेंगे, है ना, क्यों इसको ज़्यादा सोल्व करेंगे, है ना। तो ये आसान बनाने के लिए आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ थी। इसको लिखो पहले, अच्छा अब मैं आपको है ना वास्तविक का मतलब बताता हूँ। वास्तविक का मतलब ये है कि जो इसका मूल निकला है, जो इसका आंसर निकला है, उसको मैं नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकता। जैसे मान लो आपका आंसर निकल गया 2, आपने मान लो इसको सोल्व किया, इस इक्वेशन को, यहाँ से आपका x की वैल्यू आ गई, एक तो 2 आ गई, एक 5 आ गई, मान लेते हैं, है ना। तो ये इसके वास्तविक मूल हैं। वास्तविक मूल का मतलब क्या है कि अगर मैं नंबर लाइन बनाऊँ, ये वाली अगर ये नंबर लाइन होती है ना, अगर मैं ये बनाऊँ तो इसके ऊपर मैं इसको दिखा सकता हूँ, इसके ऊपर हम देख सकते हैं कि 2 कहाँ पे है, 5 कहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो इसका आंसर √5 भी निकल जाता तब भी मैं इसको देख लेता। √5 की वैल्यू लगभग होती है 2.3 समथिंग,
तो तब भी मुझे पता चल जाता कि यार यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा। √7 भी निकल जाता तब भी मुझे पता चल जाता। √9 निकल जाता तब भी मुझे पता चल जाता। √9 अपना 3 होता है ना। यानी ये वास्तविक मूल है, मैं इनको नंबर लाइन पे दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब अगर निकल जाता माइनस का √7, सॉरी √-7, -√7 और √-7 अलग अलग चीज़ें हैं। अगर ये √-7 निकल जाता तो इसको नंबर लाइन पे नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पर -7 आता हो, कोई नंबर नहीं है भैया, है ना। तो आप इसको नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते, यानी आप इसको वास्तविक संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि यार इसका तो वास्तविक मूल होगा ही नहीं। वास्तविक का जो मतलब है वो यही है कि आप इसको वास्तविक संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते। धनात्मक होगा तो दिखा पाएंगे, ऋणात्मक होगा तो नहीं दिखा पाएंगे। बात समझ में आ गई आपके? ये चीज़ थी, तो इसको आप नोट कर लो। ये बात समझ में आ गई। अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ये आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। अब आपने क्वेश्चन करना कैसे है, मैंने जो स्टार्टिंग में कराया वो सिर्फ समझाने के लिए था, वैसे आपने नहीं करना है। अब बता रहा हूँ वैसे वैसे करना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0, है ना। सबसे पहले आप लिखोगे a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5। ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले b² माइनस 4ac निकाल के देखोगे, क्योंकि क्वेश्चन में मूलों की प्रकृति का है। अगर सिंपल कहता ना कि मूल निकालो, तब आप बेशक ना करते, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac वाला डायरेक्टली लगा देते, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन प्रश्न में कह दिया ना कि इसकी मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, तो आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना। उसको हम कहते हैं विविक्तर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? विविक्तर। आपको पहले b² माइनस 4ac की वैल्यू ज्ञात करनी है ना। b² माइनस 4ac को एक नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया विविक्तर। कई बार प्रश्न में बोल भी देता है कि यार तुम है ना इसका विविक्तर निकाल दो, बस मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ विविक्तर चाहिए। तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख दो, है ना। देखो विविक्तर सिर्फ इसका नाम है और कुछ नहीं है। कभी आप समझ जाए यार ये तो नई चीज़ आ गई ना, b² माइनस 4ac को पहले निकालना है ना, इसी को मैंने विविक्तर कह दिया। विविक्तर भी कह देते हैं, कई बार सिंपल डी भी लिख देते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो उसका डी उठा करके इसको दे दिया, कह दिया भाई इसको डी भी कह दो चाहे, है ना, आप नहीं कहेंगे। ठीक है। तो अगर प्रश्न में बोल देना कि विविक्तर निकालो, तो आपने सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है। प्रश्न में बोल दे कि मूलों की प्रकृति निकालो, तब भी आपने ये फॉर्मूला लगाना है। बात समझ में आ गई आपके? अगर प्रश्न में ना बोले ना कि मूलों की प्रकृति मत निकालो, कुछ ना बोल रखा हो इसके बारे में, तब आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती, है ना। तो अब यहाँ पर देखेंगे b का स्क्वायर, b है अपना -3, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, माइनस का 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। तो ये हो गया अपना 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजा 40, ये हमारा -31। अब मैंने आपको कहा था कि अगर b² माइनस 4ac नेगेटिव आ जाए, यहाँ पर जो b² माइनस 4ac है वो क्या है? ऋणात्मक संख्या है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव आ जाती है तो हम कहते हैं कि इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, तो इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे, बस सिंपल इतना लिखना है आपने। और क्यों नहीं होंगे ये मैंने आपको बता दिया। क्यों नहीं होंगे भैया? क्योंकि जब मैं इसको आगे सोल्व करूँगा तो रूट के अंदर माइनस का निशान आएगा, और उसके बाद भी मुझे कहना है कि रूट के अंदर तो नेगेटिव निशान होता नहीं है, तो इससे पहले हमने पहले लिख दिया। समझ में आ गया आपके? जब भी प्रश्न में आपको मूलों की प्रकृति, विविक्तर, डिस्क्रिमिनेंट, डी ये निकालने को बोल दिया जाए तो आप पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे, आप सबसे पहले विविक्तर निकाल लोगे। विविक्तर का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। अगर ये नेगेटिव आ जाता है ना, तो आप कह देंगे कि इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये ऐसे लिखना है ऋणात्मक, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सर यहाँ पे b² माइनस 4ac जो है वो 0 से कम है, क्योंकि माइनस का निशान है तो ऑटोमेटिक बात है कि ये 0 से कम है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा वैसे लिख लो। बात समझ में आ गया आपके? तो जब b² माइनस 4ac 0 से कम होता है तो उसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते।
ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। मैं वापस बता देता हूँ आपको। अगर मान लो प्रश्न में ये दिया ही नहीं होता, इसमें सिंपल बोल देता कि इसके मूल ज्ञात करो, या फिर कह देता मूलों का अस्तित्व है तो ज्ञात करो, तो आप सिंपल बड़ा फॉर्मूला लगा सकते थे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कभी आप इसके बुलाए में रह जाएं कि अब मैं ये लगाऊं कि ये लगाऊं, कोई भी लगा लो, अपनी मर्जी है। लेकिन प्रश्न में अगर कह दिया मूलों की प्रकृति निकालो, तो निकालना पड़ेगा विविक्तर आपको। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड की बजाय मैं एक बार थर्ड ले लेता हूँ, सेकंड आपको लास्ट में समझाऊंगा। थर्ड अपना 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0। सेम चीज़ इसमें करनी है। बताओ क्या करोगे। a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -6, c की वैल्यू क्या है 3। तो इसके बाद क्या निकालोगे, विविक्तर। विविक्तर का फॉर्मूला बता सकते हो, क्या होता है b² माइनस का 4ac। b की वैल्यू बताओ क्या है, बताओ शाबाश। माइनस का 6, -6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। माइनस तो हट गया ना, जब स्क्वायर करोगे तो माइनस हटेगा। माइनस का 4, ए की वैल्यू बता सकते हो 2, सी की वैल्यू 3, तो हो गया 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 36 में से 24 गया तो बच गया अपना 12। अब यहाँ पर जो विविक्तर है वो पॉजिटिव आया, यानी b² माइनस 4ac हमारा एक धनात्मक संख्या है, 0 से बड़ी है। तो जब b² माइनस 4ac धनात्मक होती है, तो मैंने आपको क्या लिखवाया था, देख के बताओ। जब b² माइनस 4ac धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो उसके अलग अलग वास्तविक मूल होते हैं। लिखवाया था ना, आप लिख दो यहाँ b² माइनस 4ac जो है वो 0 से बड़ा है या फिर धनात्मक है, आपकी इच्छा है। तो इसके दो भिन्न भिन्न मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे, ऐसे कह दो चाहे आपकी इच्छा। तो इस तरीके से आपने करना है, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो, फिर अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखें, मिटा दो इसको, ठीक। अब देख लो आप सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया यार, मिटा रहा हूँ भाई इसको मैं, थोड़ी सी मिस्टेक होगी मुझसे। इसने कहा था कि जिसके मूल निकल जाएं, जिसके मूल निकल जाएं तो उनका आंसर भी ज्ञात करना है ना। तो आपको थर्ड क्वेश्चन का जो है आंसर भी निकालना था। कैसे निकालेंगे बता देता हूँ। अगर मैं इसको वापस लगाना चाहूँ तो 2 मिनट रुकिए एक बार। ये देखिए, ये हमने इतना तो सोल्व कर लिया था, है ना। अब यहाँ पर इसके मूल तो होंगे, अगर मूल हैं तो इनको सोल्व भी करना है। सोल्व वैसे जैसे आप पहले करते थे, बस अब अपने फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या लगाते थे आप, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूला लगा के इसको आगे सोल्व कर देना बस। अगर सिंपल सी बात है, अगर नेगेटिव होगा तो आंसर नहीं निकलेगा, आंसर नहीं निकालना है तो निकालना भी नहीं है। अगर आंसर निकलता हो, प्रश्न में क्या कहा कि अगर आंसर निकलता हो तो आंसर निकाल के दो, तो यहाँ पे आंसर निकल रहा था ना, तो अपने को आंसर निकाल के देना पड़ेगा इसको। बस वैल्यू रख दो, माइनस का माइनस, b की वैल्यू क्या है -6 है तो पॉजिटिव हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख दूँ 6, माइनस माइनस प्लस होना है ना, प्लस माइनस b² माइनस 4ac। अब इसकी वैल्यू तो मुझे पता है, b² माइनस 4ac अभी तो निकाला मैंने, कितना 12। तो इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी आप लोगों को, आपने पहले ही निकाल लिया इसको ना। कभी आप ऐसे निकालने लग जाएं, निकालना चाहोगे तब भी वही निकालना है यार, क्यों मेहनत करनी, ये बार तो पता ही है। a की वैल्यू कितनी है भाई 2 है, तो x की वैल्यू आ गई 6 प्लस माइनस √12/4, यानी एक बार तो √12 जुड़ेगा और एक बार √12 घटेगा। तो ये आपका आ गया आंसर। पीछे आंसर देखोगे थोड़ा सा अलग पड़ेगा, लेकिन ये आंसर अपना ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें।
कर लेंगे, कोई डाउट तो नहीं है। अभी वापस समझा दूँ मैं आपको। यहाँ पे इसका आंसर निकल गया था, प्रश्न में कहा था कि जिसका आंसर निकल जाए तो उसको आगे सोल्व करता हूँ, तो बस हमने इसको आगे सोल्व कर दिया। अगर इसका आंसर नहीं निकलता तो हम कह देते भैया इसका आगे नहीं सोल्व करेंगे। बस उनमें आगे। अब मैं आपको करता हूँ सेकंड क्वेश्चन, इसको लिख लो। अब सेकंड क्वेश्चन देख लो। तो इसको है ना पहले आप खुद ट्राई करो, बिल्कुल सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। तो जैसे a है अपना 3, b कितना है -4√3x, c है अपना 4। तो हम निकाल लेंगे विविक्तर। विविक्तर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, b² - 4ac। वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू है ये, तो सॉरी मैंने यहाँ पे x लिख दिया, x नहीं लिखा जाता, सिर्फ अंक लिखा जाता है, जो उसके साथ अंक है ना वो। तो b की वैल्यू है -4√3, इसका अपने करना है स्क्वेयर, माइनस का 4, a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 4, हो गया। तो माइनस का स्क्वेयर करेंगे तो माइनस तो ख़त्म हो जाना है, 4 का स्क्वेयर करेंगे तो आएगा 16, लिख दूँ, 4 का स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा 16, √3 का स्क्वेयर करेंगे तो आपका क्या आएगा 3 आएगा। बता रहे क्या है, जब आप रूट का स्क्वेयर करते हैं तो रूट से स्क्वेयर कट जाता है ना। अब ये आप ये मत समझिएगा कि ये कट गया तो इसके कैसे होता, क्या कि जो स्क्वेयर है ना ये सबके साथ होता है, यानी ये माइनस के साथ भी है, 4 के साथ भी है, √3 के साथ भी है। तो माइनस का तो उड़ गया सिस्टम, 4 के साथ 16 आ गया, √3 का स्क्वेयर किया तो 3 आ गया। इसको करो 4 × 12, 12 × 48। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये भी 48 है, ये भी 48 है, तो ये तो 0 आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर b² - 4ac 0 हो, अगर b² - 4ac अगर 0 हो, तब हम क्या कहते थे कि इसके मूल बराबर होंगे। इसके मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम कहेंगे कि यहाँ b² - 4ac 0 के बराबर है, तो इसके बराबर मूल होंगे, या फिर आप कह दो 2 वास्तविक बराबर मूल होंगे, बात सेम है। कर लेंगे, ठीक है। अब इसका आंसर निकल सकता है, बराबर मूल होंगे मतलब इसका आंसर निकलेगा। अब आंसर निकलेगा तो आपको आंसर निकाल के देना भी है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, तो x का फॉर्मूला क्या है, माइनस का b प्लस माइनस रूट b² - 4ac बाय में 2a, x बराबर माइनस b की वैल्यू क्या भैया माइनस का 4√3 प्लस माइनस रूट b² - 4ac क्या है अपना 0 आया, बटे में 2 3, x की वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ, ये आ गया 4√3। 0 जोड़ो या घटाओ फर्क तो पड़ना है नहीं, 2 × 6 यानी 2 × 2 = 4, 2 × 6 है ना। लिख भी दे, अगर मान लो मैं 0 जोड़ भी देता तब भी आता, घटाता तब भी आता, तो इसका आंसर आ गया ये, है ना। अब कईयों में क्या कर रखा है इसने 2 बार लिखा है, एक बार ये लिख दिया, एक बार वापस लिख दिया, क्योंकि एक बार तो उसने 0 जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गई ये चीज़, वही बात थी, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और बता देता हूँ आपको मैं, कई बार क्या करते हैं यहाँ पे टीचर्स जो हैं b² - 4ac की जगह d लिखवा देते हैं, वो भी गलत नहीं है। d इसलिए लिखवाते हैं क्योंकि विविक्तर को हम d भी बोलते हैं, विविक्तर को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, तो इसको हमने d नाम भी दे दिया, भैया ये d है, तो इसकी जगह कई बार d लिखवा देते हैं। आपकी इच्छा है तो लिख सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगता तो मत लिखिए, मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना था। अब आप एग्जाम्पल कर लीजिएगा, आपको मैं बता देता हूँ। एक तो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 18, इसका एलसीएम लेके सोल्व करना है, तो आप ये एग्जाम्पल ट्राई कीजिएगा। और एक एग्जाम्पल नंबर 16, ये दोनों एग्जाम्पल ट्राई कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। यही चीज़ थी, करो। अब मैं करवा रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन आपको। सेकंड क्वेश्चन देखना, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में
k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। मतलब आपको पहले दे दिया कि ये जो समीकरण है ना, इनके दो बराबर मूल हैं, दो बराबर मूल हैं, आपको पहले दे दिया। अब दो बराबर मूल कब होते हैं? जब b² माइनस 4ac 0 के बराबर हो, जब विविक्तर जो है वो 0 के बराबर होता है, या फिर b² माइनस 4ac 0 के बराबर होता है, तभी आप बराबर मूल कहते थे। तो आप यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा लोगे। करके दिखाता हूँ, उसके बिना समझ नहीं आएगा। आप कहोगे कि यहाँ पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, यहाँ इसके दो बराबर मूल हैं, तो b² माइनस 4ac बराबर होगा 0 के। यही बात है, अगर बराबर मूल हैं तो इसका मतलब b² माइनस 4ac 0 के बराबर आया होगा। 0 के बराबर आता था तभी तो हम ऐसा बोलते थे, है ना। बस इसके अंदर अपने वैल्यू रखनी है, तो आपका k का मान निकल आएगा। वैल्यू क्या रखोगे? b की वैल्यू क्या है इस समीकरण में? b की वैल्यू क्या है बताना, क्या है b की वैल्यू? b की वैल्यू है k। b क्या होता था? x के साथ जो अंक लगता था, x के साथ लगा है k, तो b होगा हमारा k। 4 का 4। a की वैल्यू क्या है? 2 है। c की वैल्यू क्या है? 3 है। बस आपका हो गया काम। ये हो गया k² माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर 0। ये यहाँ जाएगा तो प्लस का 24 होना है ना। k का स्क्वायर हटाऊंगा तो ये हो जाएगा √24। तो बस आपका आंसर आ गया। k की वैल्यू क्या आई? √24। अब अगर आप रूट को तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक छोड़ देंगे तब भी ठीक है, लेकिन तोड़ देना चाहिए भाई। बुक में आंसर में तोड़ रखा है तो अभी तोड़ देंगे। √24 है ना, √24 को कैसे तोड़ते हैं वो देख लो। 24 यहाँ पे लिखा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 1 कम 3। अब जिसका जोड़ा बन जाए, जिसका जोड़ा बन जाए, जैसे 2 का जोड़ा बन गया, इसको फेंक दो बाहर और अंदर रखो जिसका जोड़ा नहीं बना। किसका नहीं बना? 2 और 3 का। 2 तिया 6। तो आप इसको लिख सकते हो 2√6। आपकी मर्ज़ी है, √24 तक भी छोड़ सकते हो और चाहो तो 2√6 भी लिख दो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रूट कैसे तोड़ा जाता है। कैसे तोड़ते हैं? जिसका जोड़ा बन गया उसको फेंको बाहर, जो अकेला रह गया उसको रखो अंदर। ठीक है, कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका ये आंसर निकला है। अब मैं इसका सेकंड पार्ट करा देता हूँ। तो सेकंड पार्ट है, इसको मुझे सोल्व करना पड़ेगा यार, क्योंकि ये ब्रैकेट में है। ठीक है, करो सोल्व इसको। kx की x से गुणा करो, kx², kx की 2 से गुणा करो, 2kx प्लस 6 का प्लस 6 बराबर 0। अब बताओ a क्या है? a है हमारा k। b क्या होगा? b होगा हमारा -2k। क्यों भैया? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना, b क्या होता है? जो x के साथ लगा होता है, x के साथ ये लग रहा है तो ये होगा ये। c क्या हमारा अंक है। तो हमें कहा है कि इसके बराबर मूल है, मतलब b² माइनस 4ac जो है ये हमें 0 के बराबर दिया हुआ है। समझ गए? वैल्यू रखो बस अपनी, माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस का 4k c की वैल्यू 6 बराबर 0। ये आपको मिली हुई है भैया। तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो माइनस क्या उड, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, k का स्क्वायर करोगे तो आएगा k² माइनस 4 का 24k बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है? 4k कॉमन आ रहा है। यहाँ बचेगा k, यहाँ बचेगा आपका 6, क्योंकि 4k की 6 से करोगे तभी 24k आएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि 4k 0 हो सकता है या फिर k माइनस 6 0 हो सकता है। अगर 4k 0 है तो k की वैल्यू आ गई आपकी 0/4 कह लो। 0/4 0 ही होता है, तो मैं डायरेक्टली 0 लिख देता हूँ। और यहाँ से अगर आप k की वैल्यू देखोगे तो ये हो जाएगी अपनी 6। वापस से एक बार समझा देता हूँ। हमने मल्टीप्लाई किया, ABC निकाला, फॉर्मूले के अंदर पुट किया, सोल्व करा, x की 2 वैल्यू आ गई। नोट कर लो एक बार इसको, नोट नहीं किया तो।
ठीक है, अब देख लेते हैं आप अगला क्वेश्चन। तीस मिनट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 50 मिनट का एक लेक्चर बन जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, 50 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। 50 से ज़्यादा मिनट पढ़ाएंगे ना फिर वो आप बैठ भी नहीं पाओगे इतनी देर। देखो फिर ये जितने भी क्वेश्चन है ना अब बचे हुए, अब इसको चाहो तो डायरेक्टली फॉर्मूले से कर लो, या फिर आप पहले विविक्तर निकाल लो उसके बाद सोल्व कर लो, आपकी मर्जी है। अगर आपको अच्छा लगे कि अब मुझे तो फॉर्मूले से ही करना है, जैसे पहले चलता आ रहा था वैसे करना है, वैसे करना चाहो वैसे कर लो, इसमें कोई इशू नहीं है। पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें तो कहा था कि यार इसके मूलों की प्रकृति निकाल लो, तो उसमें हमें विविक्तर निकालना पड़ता था, है ना। जब आपको क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया हो ना कि विविक्तर निकालो या फिर मूलों की प्रकृति निकालो, तभी आप वो फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। अगर आप इसमें भी लगाना चाहें तब भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा वाला फॉर्मूला ज़्यादा सही लगता है। तो जैसे क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। सिंपल ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसने क्या कहा कि एक आम की बगिया है और इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी दे रखी है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी दे रखी है। अगर मैं इसकी चौड़ाई x मान लूँ, रैंडमली आपको मैं रफली समझा रहा हूँ, अगर x मान लूँ तो लंबाई क्या हो जाएगी अपनी भैया, दुगनी हो जाएगी, मतलब 2x हो जाएगी। लंबाई चौड़ाई से क्या है, दुगनी है, और क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल अपना कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये अपने को दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, है ना। तो x और 2x की आप गुणा कर देंगे, बराबर रखेंगे 800 के, ये अपनी समीकरण बन जाएगी। इसको आपने सोल्व करना है, ठीक है, बस ऐसे आपने सोल्व करना है, ठीक है। तो अपन को मैं अच्छी तरह कराता हूँ। अच्छा, एक चीज़ की इसने गलती कर रखी है, यहाँ पर आयताकार लिखना था, है ना, ये प्रिंटिंग में मिस्टेक है मेरे ख्याल से। इंग्लिश मीडियम की जो बुक है उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है रेक्टेंगल, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, कोई नहीं, आप लिख लेना है आयताकार, एक इस क्वेश्चन में और एक 5वां क्वेश्चन जो है उसमें भी। तो इसको सोल्व करते हैं भाई। सबसे पहले मैं लिखूँगा माना आयताकार बाग की चौड़ाई मैंने मान ली भैया x मीटर, मीटर में मानना पड़ेगा। ऐसे ही आयताकार बाग की लंबाई ये हो जाएगी 2x मीटर, ठीक है। प्रश्नानुसार इसने कहा कि आयताकार बाग का क्षेत्रफल ये है 800 मीटर स्क्वायर। ये कितना है भैया 800 मीटर स्क्वायर। अब आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी x गुणा 2x, ये बराबर दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से मैंने मीटर स्क्वायर काट दिया क्योंकि ये मीटर स्क्वायर था और ये दोनों भी मीटर में थे, तो मीटर की मीटर से गुणा करोगे तब यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर आता, यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर आता, तो ये फिर भी कटना ही था, तो मैंने पहले ही काट दिया भाई, ठीक है। तो ये हो गया अपना, गलत तो नहीं कर दिया मैंने कहीं पे, नहीं, ठीक है। 2x स्क्वायर बराबर 800, तो अगर मैं बात करूँ 2 को अगर नीचे ले जाऊँ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 400, भाग हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 400 का रूट, 400 का रूट होता है प्लस माइनस 20, यानी x की वैल्यू प्लस का 20 भी हो सकती है और माइनस का 20 भी हो सकती है, प्लस का 20 मीटर भी हो सकती है और माइनस का 20 मीटर भी हो सकती है। लेकिन आप मुझे बताओ क्या x का मान नेगेटिव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि भैया ये चौड़ाई है, चौड़ाई कभी नेगेटिव नहीं होती, चौड़ाई इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव थोड़ी होगी, नहीं होगी। तब क्या कहोगे कि चौड़ाई का मान नकारात्मक नहीं होता, नकारात्मक कह दो या ऋणात्मक कह दो, आपकी मर्जी है। या फिर x का मान कह लो। तो आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी होगी बताना, बताओ, प्लस का 20 होगी, माइनस 20 थोड़ी होगी,
माइनस के 20 तो हमने मना कर दिया। लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 दूनी 40 हो जाएगी। तो ये आपके आंसर आ गए। तो जैसे आप पहले करते थे वैसा ही है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया b² - 4ac, वो तो तभी लगाना है जब आपसे विविक्तर निकालने को कह दिया जाए। 2 मिनट रुकिए। क्या निकालने को कह दिया जाए, विविक्तर। कर लेंगे, नोट कीजिए इसको। अब आप देखते हैं प्रश्न नंबर 4। ये भी बिल्कुल सेम है, पहले आप खुद ट्राई करें और उसके बाद कहीं दिक्कत आए तो देख लें। तो इसमें क्या क्या रखा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आप इसकी तरफ ध्यान ही मत दो, आप सिर्फ क्वेश्चन देखो। क्या रखा कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। देखते हैं, चलो हम कहेंगे माना पहले मित्र की आयु, मैं मान लेता हूँ कि यार पहला जो मित्र है उसकी उम्र है x वर्ष। कितनी है भैया, x वर्ष। ठीक है। दूसरे मित्र की अगर मैं बात करूँ तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, बताओ, पहले खुद बताओ कितनी होगी दूसरे मित्र की आयु। 2 मित्रों की आयु का जोड़ दे रखा है, ध्यान देना, जोड़ दे रखा है 20। एक मित्र की x मान ली, दूसरी क्या होगी 20 - x। जिसने भी ये कहा ना तो आपने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैंने ये बात पहले बताई थी कि जब भी आपको दूसरा अंक निकालना हो तो आप उसके टोटल में से पहला अंक माइनस कर देते हैं। तो सेम चीज़ हमने यहाँ अप्लाई करी। अब प्रश्न अनुसार चलते हैं। प्रश्न में क्या क्या रखा है कि 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था, यानी इसमें से भी 4 घटाओ और इसमें से भी 4 घटाओ और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 48 मिलेगा। ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। x के मल्टीप्लाई 16 के साथ करोगे तो 16x आएगा। x के मल्टीप्लाई x के साथ करोगे तो x² आएगा। -4 की मल्टीप्लाई 16 के साथ करोगे तो 16 चौके 64 आएगा। -4 की मल्टीप्लाई -x से करोगे तो प्लस का 4x आएगा। इसको ले आओ इस तरफ, तो ये आपका हो गया 16x - x², और ये मैं जोड़ ही देता हूँ यार। 16x और 4x कितना होता है, 20x होता है ना। तो मैं डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। माइनस का x² प्लस का 20x माइनस का 64 और माइनस का 48। समझ में आ गया, मैं 48 को इस तरफ ले आया बस। ये हो गया आपका माइनस का x² प्लस का 20x माइनस का 48 और 64 को जोड़ना है, 112 होगा। ठीक है, बस इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। ये अपना हो गया ना। अब आपने इसको निकाल के देखना। अभी काम कर लेते हैं यार, विविक्तर से इसको सोल्व कर लेता हूँ, है ना। चाहो तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लो बड़े वाला, कोई मुझे समस्या नहीं है ना, आपको समस्या है। लेकिन यार इतना बड़ा फॉर्मूला लगाओगे, खाम का यार दिमाग में टेंशन हो। विविक्तर लगा ही लो, चलो तो देख ही लेना यार कि संभव है भी या नहीं है। विविक्तर फॉर्मूला होगा b² - 4ac। प्रैक्टिस भी हो जाएगी अपनी। b कितना अपना, b है 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 आएगा। -4, a है अपना -1, c है अपना -112। a क्या है, -1 है ना, इसका कुछ नहीं तो माइनस का 1 हो गया, मतलब माइनस तो था ही, 1 हो गया। 400 माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ पे देखना माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस वापस से माइनस हो गया। चलो 112 की 4 से गुना करोगे तो आपका आएगा 448 आएगा। हाँ ठीक है, यानी -48। देख लो विविक्तर नेगेटिव आ गया, यानी b² - 4ac नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव आ गया तो इसके बाद मतलब ये रूट में भी नेगेटिव आएगा। फिर आपने यही कहना है कि इसका वास्तविक मूल नहीं होगा, तो सिंपली आप यहीं लिखेंगे, क्या कहेंगे कि यहाँ b² - 4ac नेगेटिव है, नकारात्मक है। और नेगेटिव होता है तो हमने क्या सीखा था, देख के बता दो, कि इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे। कर लेंगे तो ये चीज़ थी, है ना। और आप बड़े से भी करते तब भी आपको ये मिलता, बाद में रूट में -48 मिल जाता, फिर आपको ये कहना पड़ता यार इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे।
ठीक है। अच्छा, आप ये मत कहिएगा कि यार इसके आंसर संभव नहीं होगा, मैंने लिखवा तो दिया था क्योंकि मैंने ये कंसेप्ट समझाया नहीं था आपको, ठीक है। जब भी आपको नेगेटिव मिल जाए ना तो आप सिंपल यही लिखें कि इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे। इसका आंसर निकलता ज़रूर है। अभी तो आपको मैं करा नहीं रहा हूँ 10वीं में, 11वीं क्लास में, अगले साल तो मैं 11वीं क्लास कराऊंगा, इस साल नहीं कराइए। तो जो 11वीं क्लास है ना उसमें इसका भी आंसर निकलता है, लेकिन रियल नहीं निकलता, इमेजिनरी निकलता है, मतलब हम इमेजिन करके निकालते हैं, समझाएंगे वो भी, लेकिन पहले इसको लिख लो, मिटा दें। अब देखो आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपना आ गया 5th। ये भी बहुत प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन है। चेक कर लेना भाई, क्या बता मुझसे कोई आंसर में गलती हो गई हो। एक बार मैंने क्वेश्चन कराया था तो उसमें एक आंसर की गलती हो गई थी, तो उसके कमेंट सेक्शन में सब ने लिखा कि सर आपका आंसर गलत है। अरे भाई मुझे पता है आंसर गलत है तो आप यहाँ पे देख लेना कहीं आंसर में मैंने गलती करके तो बता देना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो जैसे 5वां क्वेश्चन है, क्या क्या रखा है कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक आयताकार, लिखो यहाँ पे इंग्लिश की बुक में आयताकार है, एक आयताकार पार्क को बनाना संभव है। यानी एक आयताकार पार्क है, इसका परिमाप दे रखा है 80 मीटर, क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, है ना। आपको उसकी लंबाई चौड़ाई निकालनी है, ठीक। तो कैसे करेंगे भैया, सबसे पहले जो चीज़ निकालनी है वो उसी को मान लेंगे। माना आयताकार पार्क की लंबाई, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। आयताकार पार्क की लंबाई x मान लेता हूँ। चौड़ाई बता सकते हो क्या होगी, चौड़ाई पता ही नहीं चल रही, कन्फ्यूज़न हो रही है यहाँ पे। पहले तो पता चल जाती, तब तो नहीं पता चल रही, तो एक काम करो y मान लो, नहीं पता चल रही है तो। फिर प्रश्नानुसार जैसे जैसे प्रश्न में कहा जाए, प्रश्न में क्या कहा कि इसका परिमाप 80 मीटर है, परिमाप दे रखा है, मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ। परिमाप का फॉर्मूला पता है क्या होता है, लिख देते हैं चलो। आयताकार पार्क का परिमाप दे रखा है 80 मीटर, कितना दे रखा है 80 मीटर। परिमाप का सूत्र होता है भैया 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। ये आपको कितना मिला हुआ है 80 मीटर, 2 का 2, लंबाई कितनी है x माननी है, चौड़ाई कितनी है y माननी है, बराबर क्या आ गया 80। मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये दोनों मीटर में हैं, प्लस का निशान है तो कॉमन लेऊंगा, ठीक है ना, तो मीटर ही रहेगा। कभी आप इसका मीटर स्क्वायर बना दो, अगर गुणा का होता ना तो मीटर स्क्वायर बनता, अभी नहीं बनेगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट होना है तो मैंने पहले काट दिया। 2 गुणा में है, इस तरफ ले आके भाग में ले आओ तो हो जाएगा x + y बराबर 40, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करना, यहाँ पे x या y किसी को भी एक अकेला छोड़ देना, जैसे मान लो मैंने x को छोड़ दिया, इसको मान लेना समीकरण 1। क्यों मानना है इसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू हम कहीं पुट करेंगे, देखो कहाँ पे। अच्छा, इसने कहा कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना दे रखा है भाई, क्षेत्रफल इसने दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता सकते हो क्या, बताओ फिर। लंबाई गुणा चौड़ाई कितना है 400 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी है भैया अपनी x है, चौड़ाई कितनी है y है, बराबर 400 मीटर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू रख दूँगा, x की वैल्यू मैंने क्या निकाली 40 - y, तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। लिखना चाहें तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये भी मीटर में है, और नहीं ये मीटर में, ये मीटर मल्टीप्लाई हो रही है, मीटर स्क्वायर बनेगा, ये भी मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इसकी, 40y - y स्क्वायर बराबर 400, इस तरीके से हो गया। यहाँ से आपकी समीकरण बन के आ गई, इसको आपने सोल्व करना है, तो पहले तो इतना नोट कर लो, कर लिया। अब देखो फिर यहाँ से समीकरण क्या बनेगी, माइनस का y स्क्वायर, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, प्लस का 40y और 400 को लेता हूँ इस तरफ, बराबर 0। अब एक काम करते हैं, विविक्तर निकाल के देखते हैं कि आंसर आएगा भी कि नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा ये विविक्तर, विविक्तर कह लो डी कह लो, आपकी मर्जी है भाई। फॉर्मूला क्या बताया मैंने, b² - 4ac, वैल्यू पुट करो 1600 - 4 - 1
और 400 माइनस का है ना, तो ये तो 0 बन के आएगा आपका। 16 से 0 आ जाएगा, यानी इसका आंसर संभव है। आंसर संभव है तो आंसर निकालना पड़ेगा। निकाल लो फिर, चलो शाबाश करो। y बराबर, y लिखना, अब कभी x लिख दो, क्योंकि ये जो हमारा बहुपद है, अब इसको मैं बहुपद ही कहूँगा इतने को, तो ये जो हमारा बहुपद है ये y में है, तो y की वैल्यू निकलेगी। y की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई 2a। मैं क्वेश्चन पहले खुद कर लेना आप, ठीक है, क्योंकि फिर क्वेश्चन आपको थोड़ा लेंथ लगेगा। है नहीं कुछ भी क्वेश्चन, और आप देखेंगे तो फिर लेंथ लगेगा आपको। माइनस b की वैल्यू क्या आई थी अपनी, 40 आई थी, प्लस माइनस ये तो 0 ही आया है, बटे में 2, a की वैल्यू क्या है -1, यानी यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, काटेंगे तो 20, क्या आ जाएगी 20, यानी y का मान हो गया 20 मीटर। कितना हो गया 20 मीटर। अब y का मान रख दो समीकरण 1 में, तो x का मान भी 20 मीटर आ जाएगा। समझ गए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, 1 में। समीकरण 1 तो हमारी ये थी x बराबर 40 माइनस वाई थी, है ना, तो इसके अंदर रख दो बस 40 माइनस वाई, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 40 में से 20 गया, 20 आ जाएगा। वापिस समझ लो एक बार, इतना तक तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद यह समीकरण बनी, इसको सोल्व किया तो हमारी x और y की वैल्यू आ गई, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं। तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। कोई ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं है, अगर ऑप्शनल होती तो सोचते भाई कराएं या ना कराएं, क्योंकि ऑप्शनल एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती ना, तो ये चीज़ें आपकी कवरअप होगी। अब आप इसके एग्जांपल्स ट्राई कर लीजिएगा, कोई एग्जांपल में डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर करा दूँगा। अच्छा, इसके असाइनमेंट्स और जो इसके नोट्स हैं वो वेबसाइट पर मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, और वेबसाइट पता होगी आपको www.mathkida.in, वहाँ पर जाकर के आप इसके असाइनमेंट्स तो डाउनलोड कर ही पाएंगे। कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी असाइनमेंट अपलोड कर सकूँ। तो बस यही कहना था। अच्छा, अब आप एक काम कीजिएगा, क्योंकि आपने 4 चैप्टर मेरे साथ अच्छी तरह पढ़ लिया, तो इस चैप्टर को एक दिन जब भी आपकी छुट्टी हो, फ़िलहाल तो आपकी छुट्टी चल ही रही है, तो अगर जब भी छुट्टी हो आपकी, मान लो संडे को हो, कभी भी जब भी छुट्टी हो, इस चैप्टर को स्टार्टिंग से लेके अंत तक निकाल लेना, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके अंत तक निकाल लेना। 3 से 4 घंटे लगेंगे, और इतनी मेहनत तो कर लेना, उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपरली। अगर फिर भी मन में डाउट रहे ना कि ये चैप्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तब भी वापस निकाल लेना, ठीक है ना। तो ये चीज़ एक बात बताता हूँ मैं आपको, आप तब तक निकालते रहो क्वेश्चंस को जब तक आप उससे पूरा बोर ना हो जाओ। मतलब ऐसे बार बार क्वेश्चन को निकाल रहे हो। मेरे पास एक स्टूडेंट आता है, तो उसको मैं जब मैं काम देता हूँ ना, तो वो सिंपली ये बोलता है कि सर मैं बोर हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको पता है कि एक चैप्टर को, जैसे 4 चैप्टर है ना, वैसे वो 11th का है, लेकिन 10th में जब था वो, तो ये जो 4 चैप्टर है वो कम से कम भी आप मान के चलिए 15 से 16 बार वो निकाल चुका था कंप्लीट। 15 से 16 बार, वो भी ट्यूशन पे। स्कूल पे निकालता था वो तो अलग बात थी, लेकिन 15 से 16 बार निकाल चुका था, है ना। कई बच्चे आपको लगता होगा यार, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं यार कि जिसको मैथ बहुत आता है, तो आप कहते हो यार इसका तो मैथ बहुत तेज़ है, मतलब इसका दिमाग तेज़ होगा। नहीं, प्रैक्टिस ज़्यादा करता है बस, वो वीडियोस कम देखता है, प्रैक्टिस ज़्यादा करता है। बिल्कुल सिंपल सा रूल आपको बताता हूँ, जो आप ये यूट्यूब पे चाहे मेरी वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने से फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। सुबह ईयरफोन लगा के बैठ गए, शाम तक देखते रहे, कोई फ़ायदा नहीं होना उस चीज़ का, जब तक आप उसको खुद ब खुद नहीं कर लेते। मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो 15 से 16 बार उस लड़के ने मैथ निकाला है। इस मैथ क्या, ये चैप्टर 15 मैथ भी निकाला होगा 15 से 16 बार, तो ये चैप्टर उसने 15 से 16 बार निकाला हुआ है। हर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल क्वेश्चन। आपको सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि आप इसके जो क्वेश्चन है ना उसको निकाल लीजिए। एक बार निकालिए, 2 बार निकालिए, तब तक निकालिए जब तक आपका कॉन्फिडेंस अच्छी तरह बिल्डअप ना हो जाए, ठीक है ना। आप एक काम कीजिए ना, जैसे मान लो आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन को फर्स्ट कर रहे हो, तो एक बार कर लिया, एक बार वापस से कर लो इसी को ही, ठीक है। अब कोई कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर मैं मैथ कर तो लेता हूँ फिर मैं भूल जाता हूँ, तो भूलना इसी को बोलते हैं यार कि तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ खाली वीडियो देख रहे हो। खाली वीडियो देखने से मैथ नहीं आएगा, इसको लिख लो, ठीक है ना। चाहे, और ये ज़रूरी नहीं है कि वीडियो ही देखकर मैथ आए,
कोई ज़रूरी नहीं है, एक अच्छा खासा ट्यूशन लगा लो, ठीक ना। 200-300 रुपये का तो नेट तुम रिचार्ज कराते ही हो वो फ़ोन का, इससे बढ़िया 400-500 का एक ट्यूशन लगा लो जो आपके घर के आसपास हो, और वहाँ से भी पढ़ाई चालू कर दो, ठीक है। वहाँ से मान लो थोड़ा बहुत समझ में आ गया, ट्यूशन से तो अच्छी तरह समझ में आ जाता है, मुझे इतना विश्वास है। अगर मान लो ट्यूशन से समझ में ना आए तो आप वीडियो देख लो, समझ रहे हो ना, दोनों काम कर लो। ट्यूशन जरूर लगा लो, अगर आपको कोई डाउट रह रहा है ना अभी भी कि यार मैं मतलब मुझे आ नहीं रहा, कोई डाउट है, ट्यूशन से बढ़िया कुछ नहीं है। ऑनलाइन में डाउट्स नहीं पूछे जाते इतने जितने आप ट्यूशन में पूछ सकते हो पर्सनली 1-to-1, ठीक है। तो बस यही कहना था, और मेहनत कीजिएगा और इस चैप्टर को एक बार वापस से निकाल के देखिएगा। थैंक यू।